नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज का जो क्लास होने जा रहा है वो वोकैब का होने जा रहा है। तो चलिए आप लोग अच्छे से वोकैब को देखिए और जो भी ये जो वोकैब करवाया जाएगा, डे 1 है वोकैब का, वोकैब्युलरी 1 यानी डे 1। इस वोकैब में, इस वोकैबुलरी क्लास में हम लोग जो है एसएससी के पर्पज से और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी हो गया, सीजीएल, एसएससी में सीजीएल हो गया, आप सीपीओ ले सकते हैं, सीएचएसएल ले लीजिए। जो भी एग्जाम अभी कंडक्ट करवाई जा रही है वो सारे एग्जाम के पर्पस को देखते हुए हम लोग वोकैबुलरी क्लास को स्टार्ट किए हैं। इस वोकैब क्लास में आप सभी को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी जितने भी एग्जाम में एग्जाम के पर्पस से जितने भी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे वोकैब को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर इस वोकैब को अगर एक बार क्लास सही से देख लेते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा, इस सीरीज में आपको मिलेगा वोकैब जो मेन होता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसका हो गया आपका ले सकते हैं ब्रेक डाउन, जो आखिर प्रीफिक्स सफिक्स करके जो एक मेन वर्ड को बनाया गया है वो, और भी वगैरह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 1 वोकैबुलरी। चलिए सबसे पहला है वोकैबुलरी, यही आपका सरफेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी नंबर 1, डे नंबर 1, सबसे पहला है एक्यूरेट। अगर इसकी बात करते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो एडजेक्टिव, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो चलिए सबसे पहले ये है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट मतलब होता है एडजेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग अगर बात करते हैं तो सही या तुरुटी, सही या तुरुटी हो जाएगा, सही या तुरुटी हो जाएगा। तो देखिए एक्सप्लेन किया गया बिना किसी गलती के और सटीक। ब्रेक डाउन किया गया है ACCUEQ और RATE, रेट, दर। मतलब एक्यू मतलब सटीक और रेट मतलब दर या माप। तो एक्यूरेट मतलब वैसा दर जिसका सटीक मात्रा हो, वैसा मतलब रेट, वैसा रेट जो सही हो, सटीक हो। तो कहने का मतलब सही होगा यानी त्रुटि रहित होगा। तो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा क्या, करेक्ट, एग्जैक्ट एंड विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी मिस्टेक्स। जैसे दिस मशीन प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट्स एवरी टाइम, यह मशीन हर बार सटीक परिणाम प्रदान करती है। तो सबसे पहले पहला वर्ड मीनिंग क्या था भाई लोग, सबसे पहला वर्ड मीनिंग है एक्यूरेट। अगर याद भी हो गया होगा, अगर इसकी एक्सप्लेन ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ACCU मतलब क्या होता है, सटीक, एक्यू मतलब क्या होता है, सटीक, और RATE रेट मतलब क्या होता है, दर। मतलब वैसा दर जो बिल्कुल सटीक हो, वैसा दर जो बिल्कुल क्या हो, सटीक हो, दैट इज कॉल्ड माय एक्यूरेट। तो ACCURATE, ACCU लिख सकते हैं, एक बार कमेंट में लिखिए ACCURATE। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, सटीक। एक्यू का मतलब क्या होता है, सटीक, और रेट मतलब क्या होता है, दर। वैसा दर जो सटीक रेट लगाए, जो सही दर लगाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि रहित यानी सही या बिना किसी गलती के। इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं हम लोग तो हो जाएगा क्या, अगर इसका सिनोनिम्स ये भी हो सकता है करेक्ट, एग्जैक्ट एंड विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो एग्जांपल की बात करते हैं, दिस मशीन प्रोवाइड्स। देखो दिस मशीन मेरा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगा। प्रोवाइड, अगर मेरा यहाँ दिस मशीन्स होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे मेरा क्या लगता, प्रोवाइड लगता। अब देखिए यहाँ पे दिस मशीन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो मस्ट बी फॉलोड सिंगुलर वर्ब यानी प्रोवाइड्स फॉलो किया। तो दिस मशीन प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट्स एवरी टाइम, यह मशीन जो है हर बार सटीक परिणाम प्रदान करती है। तो चलिए पहला वर्ड मीनिंग आपका खत्म हुआ। दूसरी वर्ड मीनिंग की बात करते हैं, वो दूसरा वर्ड मीनिंग है प्रीसाइज। प्रीसाइज मींस प्रीसाइज, नाम से ही पता चलता है प्रीसाइज, सटीक या यथार्थ, सटीक या यथार्थ। जैसे देखिए एक्सप्लेन हिंदी मीनिंग किया गया है, एक्सप्लेन हिंदी मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया है तो वो है पूरी तरह से स्पष्ट, पूरी तरह से सही और स्पष्ट, पूरी तरह से सही और स्पष्ट। देखिए ब्रेकडाउन इसका क्या है, ब्रेकडाउन इसका हो जाता है आपका प्री मतलब पहले, प्री मतलब
पहले, और साइज मतलब काटना या सीमित करना, साइज मतलब काटना या सीमित करना। तो प्री साइज यानी ऐसा वर्ड, जो ऐसा कोई चीज जिसको पहले से हम क्या कर दें, साइज करने के लिए, साइज कम करने के लिए पहले से हम उसको क्या कर दिए, प्री कर दिए। मान लीजिए, सपोज इमेजिन कर लीजिए कि कोई चीज आपको कहीं सटीक बैठाना हो, या कोई चीज जिस पे आपको सटीक नहीं लग रहा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, प्री मतलब पहले से उसको क्या कर लेते हैं, पहले से हम लोग उसको काट लेते हैं, और पहले से उसको काटने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, साइज कर लेते हैं। पहले से काटने के बाद हम उसको साइज कर लेते हैं, और प्री साइज मतलब साइज पहले से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। साइज पहले से डिसाइड करते हैं, तो प्री मतलब पहले, और साइज मतलब ये। तो प्री साइज को ऐसा चीज जो पहले से उसका साइज क्या हो, फिक्स हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री साइज। प्री साइज बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, प्री साइज। यानी आपका हो गया प्री साइज एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करते हैं तो एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच बात करते हैं तो एडजेक्टिव। और इसकी हिंदी हो जाएगी सटीक यथार्थ, हिंदी हो जाएगी सटीक यथार्थ, और आपका पूरी तरह से सही और स्पष्ट। ब्रेक डाउन की बात करते हैं तो प्री मतलब पहले, साइज मतलब काटना या सीमित करना। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं तो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, जो अभी तूने आपने अभी तुरंत पढ़ा है, तो ये हो गया। अगर इसकी एक्सप्लेन मतलब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा कि इंग्लिश मीनिंग एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। अब इसके एग्जाम्पल में यूजेस, द प्रीसाइज लोकेशन ऑफ द ट्रेजर इज अननोन। खजाने का सटीक स्थान क्या था, अज्ञात था। खजाने का सटीक स्थान क्या था, अज्ञात था। तो चलिए, दो वर्ड मीनिंग आपका खत्म हो गया। एक वर्ड मीनिंग पहला था एक्यूरेट, दूसरा इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं, करेक्ट, एग्जैक्ट, विदाउट एनी मिस्टेक्स, और दूसरा प्रीसाइज, ऐसा मतलब प्री मतलब पहले, और साइज मतलब सीमित करना या कठिन करना, काटना या सीमित करना। तो प्रीसाइज आपका ये हो गया। दो वर्ड मीनिंग खत्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। आता है करेक्ट। एक वर्ड मीनिंग क्या है आपका, करेक्ट। करेक्ट है। इस करेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं इस करेक्ट में। हाँ, करेक्ट है आपका वर्ड मीनिंग करेक्ट, सही या उचित, सही या उचित, सत्य तथा सत्य तथ्य या समान रूप से स्वीकार किए गए मानक के अनुसार। ब्रेक डाउन अगर बात करते हैं तो कर मतलब साथ, रैक्ट मतलब सही करना, रैक्ट मतलब सही करना, कर मतलब साथ। हाँ, तो ये आपका हो गया। तो चलिए देखते हैं इसका, एक मिनट, यस। हाँ, तो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब समझौता करना विद द ट्रू फैक्ट्स और व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। जैसे योर आंसर टू द क्वेश्चन इज करेक्ट, योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे एक बात, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो योर लिखा हुआ है ना, योर यहाँ मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी योर लिखा था पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन। अभी आंसर मेरा क्या है, नाउन है। आंसर मेरा क्या है, नाउन है। इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जब भी कोई आता है तो वो नाउन आता है। अगर मान लीजिए नाउन नहीं रहता तब मेरा यहाँ होता है योर्स, डायरेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन मेरा होता, राइट। तो चलिए देखते हैं अगला। अब देखिए करेक्ट हो गया ये आपका। दूसरा है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब सटीक या पूर्ण, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सटीक या पूर्ण, हर विवरण में सही और पूर्ण। ब्रेक डाउन इसका क्या गया, एक्स मतलब बाहर और एक्ट मतलब कार्य। एक्स बाहर, जो बाहर जाकर कार्य करता हो, जो बाहर जाकर क्या करता हो, कार्य करता हो। जैसे देखिए, देखते होंगे कभी कभी गांव घर में क्या होता है कि बहुत सारे मजदूर लोग जो है वो सटीक रूप से कमा नहीं पाते, पूर्ण रूप से उसके पास मनी नहीं हो पाती है, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो एक्स बोले तो बाहर, एक्ट मतलब कार्य। तो बाहर जाकर जो काम करता हो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। और ये आपका हो गया इन ग्रेट। अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तो हो जाएगा इन ग्रेट डिटेल, कंप्लीट, करेक्ट और ट्रू इन एवरी वे। मतलब कहता है इन ग्रेट डिटेल, हर एक जानकारी कंप्लीट, एकदम पूरी तरह से होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, और ट्रू इन एवरी वे, हर तरीके से बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द रूम आर 12 into 10 फीट। कमरे का सटीक माप क्या था, 12 गुना 10 फीट का था, 12 गुना 10 फीट का था कमरे की सटीक लंबाई। तो ये आपका हो गया। चलिए अगला वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। अगला है आपका बैफल। बैफल मतलब क्या होता है, चकित करना। ये अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा वर्ब। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब। अब देखिए हिंदी मीनिंग हो जाएगा चकित करना या भ्रमित करना, बैफल करना, बैफल। एक्सप्लेन्ड हिंदी, किसी को पूरी तरह से समझने या समझाने में असमर्थ होना। जैसे बैफ मतलब होता है गड़बड़, एलई मतलब होता है स्थिति। बैफ मतलब गड़बड़, एलई मतलब स्थिति। जैसे टू काउज समवन टू बी कंप्लीटली अनएबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग, मतलब टू काउज, काउज मतलब कारण, समवन मतलब किसी को,
टू बी कंप्लीटली अनएबल टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी को पूरी तरह से समझाने के लिए क्या करना, बहुत मतलब ये अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग, मतलब टू काउज समवन टू बी कंप्लीटली अनएबल, असक्षम होना, अनएबल मतलब एबल मतलब सक्षम, अनएबल मतलब असक्षम। कहता है टू काउज समवन, किसी को कोई कारण समझाने के लिए क्या होता है, पूरी तरह से असक्षम होना, दैट इज कॉल्ड माय बैफल। हाँ, इसी से बना है बैफलमेंट। अब देखिए अगर MENT अगर लग जाता, इसी वर्ड में MENT लग जाता, तो ये मेरा क्या बन जाता, नाउन बन जाता, बैफलमेंट। तो वो होता क्या, बौखलाहट। क्या हो जाता, बौखलाहट। तो अगर बैफल वर्ड में MENT लग जाता तो मेरा क्या होता, बैफलमेंट। अभी क्या है, MENT नहीं लगा हुआ है, बैफल सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, जो जिसका हिंदी क्या होता है, चकित करना या भ्रमित करना। टू काउज समवन टू बी कंप्लीटली अनएबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग। अब देखिए हिज स्ट्रेंज बिहेवियर बैफल्ड एवरीवन, कहता उसका अजीब व्यवहार, स्ट्रेंज मतलब बोले तो अजनबी, मतलब अजीब टाइप का, उसका अजीब व्यवहार यानी बिहेवियर बैफल्ड एवरीवन, उसका अजीब तरह के व्यवहार करना जो है सबको क्या कर दिया, चकित कर दिया कि भाई ये लड़का ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, राइट। तो ये हो गया बैफल। अगला देखिए आपका आता है पजल। पजल बोले तो पहेली या उलझन, पजल बोले तो पहेली या उलझन। आपका ये हो रहा है एक्सप्लेन हिंदी, एक ऐसी स्थिति जिसे समझाना मुश्किल हो, जैसे पज, PUZ पज मतलब फंसना, ZLE मतलब होता है क्या, समस्या। वैसा जगह फंस जाना जहां समस्या हो, क्या हो, जहां समस्या हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पजल। एक बार लिखिए तो पजल PUZZLE, कमेंट में लिखते चलिए ताकि आपका इंप्रूवमेंट भी, मतलब आई मीन एरर भी, वर्ड करेक्शन भी सुधार होते चल जाए, और किसी भी वर्ड में कोई भी किसी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सो उसको लिखते चलिए पजल। तो आया पजल। अब देखिए पजल यहाँ पे है क्या, ए सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसा सिचुएशन जिसे समझना क्या हो, बहुत कठिन हो, जैसे द पजल टुक आवर्स टू सॉल्व, पहेली को हल करने में क्या लग गया, घंटों लग गया। तो चलिए आपका पजल वर्ड मीनिंग भी खत्म। अगला ये कंफ्यूज, आप जान ही रहे हैं बहुत पुराना वर्ड मीनिंग है कंफ्यूज। कॉन्फ्यूज भ्रमित करना, किसी के दिमाग या विचारों को उलझा देना या कुछ समझना कठिन बना देना। चलिए कमेंट में इसको लिखिए कंफ्यूज, CONFUSE, कंफ्यूज, कन मतलब साथ, फ्यूज मतलब क्या होता है, मिलना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू मिक्स अप समवंस माइंड और आइडियाज। कहता है टू मिक्स अप समवंस माइंड, किसी के दिमाग और आइडियाज को क्या कर देना, मिक्स अप कर देना। मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी को समझाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंफ्यूज होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंफ्यूज होना। तो चलिए देखिए अब जो एक ये है इंग्लिश मीनिंग, टू मिक्स अप समवंस माइंड और आइडियाज, मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्टॉप कंफ्यूजिंग हिम, एक्सप्लेन क्लियरली, कहता उसे भ्रमित करना बंद करो और स्पष्ट रूप से उसे समझा दो। चलिए ये परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब क्या होता है, उलझन में डालना। एक्सप्लेन अगर बात करते हैं हिंदी की, कठिनाई या समस्या के कारण किसी को हल्का चिंतित और भ्रमित करना। जैसे ब्रेक डाउन किया गया, पर मतलब पूरी तरह से, अब प्लेक्स मतलब मुड़ना या उलझना। अब जैसे देखिए टू कंफ्यूज एंड स्लाइटली, स्लाइटली मतलब धीरे धीरे, टू कंफ्यूज एंड स्लाइटली, एक मिनट, हाँ, टू कंफ्यूज, यस, टू कंफ्यूज एंड स्लाइटली, एक मिनट यार ये क्या हो गया, हाँ, टू कंफ्यूज एंड स्लाइटली वरी समवन बाय बीइंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। जिसे कहता है यहाँ द रिडल कंटिन्यूज टू परप्लेक्स द स्कॉलर्स, पहले विद्वानों को उलझाए रखती है, यानी पहेली। अब रिडल मतलब क्या हो गया, पहेली। कंटिन्यूज टू परप्लेक्स द स्कॉलर्स, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर मतलब क्या होता है, विद्वान। तो पहली जो है विद्वानों को क्या करती है, उलझाए हुए रखती है, पहली जो है विद्वानों को उलझाए हुए रखती है। तो ये आपका हो गया। चलिए परप्लेक्स और कंफ्यूज सब इसका क्या है, सिनोनिम्स था। अगला बात करते हैं कैहोस। कैहोस, कैहोस क्या होता है, अव्यवस्था या अराजकता, जैसे पूर्ण भ्रम और व्यवस्था की अनुपस्थिति की स्थिति। क्या हो अराजकता, क्या उस क्या हो गया, अराजकता और एस स्थिति। जैसे ए स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति होता है या अवस्था होता है, ए स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन विद नो ऑर्डर। कहता है द स्टॉर्म काउज्ड कैओस अक्रॉस द सिटी, तूफान ने पूरी शहर में अराजकता फैला दी। कैओस मतलब क्या होता है, अव्यवस्था या अराजकता। तो CHAOS कैओस, CHAOS कैओस मतलब अराजकता, ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात करते हैं डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर मतलब होता है गड़बड़ या अव्यवस्था। वही बात इसका सिनोनिम्स क्या हो, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसऑर्डर या अव्यवस्था। जैसे डिस मतलब नहीं, ऑर्डर मतलब कर्म, डिस मतलब नहीं। ऐसे भी किसी भी वर्ड में DIS अगर लग जाता है तो वो निगेटिव मीनिंग देने लग जाता है, तो ये बात अपना ध्यान रखिएगा। जैसे डिसअपॉइंटमेंट देख लीजिए, अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्त करना, आप इसी में लग गया डिसअपॉइंटमेंट, तो ये हो गया
डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, तो अब ऐसे भी डिसएबिलिटीज, जितना भी देखते हैं DIS लगा हुआ, ये हमेशा निगेटिव मीनिंग शो करता है। सो किसी भी वर्ड के आगे अगर DIS लगा मिल जाए तो आप इसका समझ लीजिए ये निगेटिव मीनिंग पर्पस, इसका निगेटिव पर्पस शो होता है डिस का। उसी तरह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि DIS डिसऑर्डर, यानी ऑर्डर के पहले क्या लग गया, डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था या गड़बड़ी, अव्यवस्थित या संगठन की कमी की स्थिति एक्सप्लेन किया गया इसका हिंदी। तो ये हो जाएगा एक्सप्लेन हिंदी में। ब्रेकडाउन डिस मतलब नहीं, ऑर्डर मतलब कर्म। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ए स्टेट ऑफ अनटाइडनेस। अच्छा, टाइड मतलब क्या होता है, टाइड, TID, टाइड मतलब अनटाइड मतलब नहीं थका हुआ, टाइड मतलब थका हुआ, जिसको हम टायर कहते हैं, टायर्ड ये भी होता है। तो ए स्टेट ऑफ अनटाइडनेस और लैक ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सॉरी, टाइड मतलब बंधा रहना, और अनटाइडनेस मतलब जो हम जिसको हम बांध के नहीं रखते हैं, जो मतलब खुले अव्यवस्थित ढंग से रहता हो, जो गड़बड़ टाइप का रहता हो, और जो सिस्टमेटिक ढंग से रहता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइड। हाँ, ये हो गया आपका। देखिए फिर अगला डिसऑर्डर हो गया ए स्टेट ऑफ अनटाइटनेस और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक ऐसा स्टेट जिसको अनटाइट, जिसको हम लोग बांध के नहीं रखते हैं, जो मतलब अव्यवस्थित रहता है या गड़बड़ी टाइप का रहता हो। जिसे आप मान लीजिए कोई बिहार गवर्नमेंट देख लीजिए, अभी क्या है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट में यानी रोजगार देने में वो अभी क्या है, विफल है। देश की व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था क्या है, गड़बड़ है, अव्यवस्थित है। इस तरह से मेरा क्या हो जाता है, अव्यवस्थित मतलब अनटाइड मतलब जो व्यवस्थित करने में सक्षम ना हो, जिसे ए स्टेट ऑफ अनटाइडनेस और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ मतलब होता है क्या, कमी होना। लैक ऑफ मतलब क्या होता है, कमी होना। तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोले तो ये आपका हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश मीनिंग, डिस मतलब नहीं और ऑर्डर मतलब कर्म। जिसे ए स्टेट ऑफ अनटाइडनेस और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द रूम वाज इनकम्प्लीट डिसऑर्डर आफ्टर द पार्टी। रूम क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से खाली कर दिया गया। इन, अच्छा एक और बात ध्यान रख लीजिए, इन जब किसी वर्ड में लग जाता है तो उसका भी मतलब होता है निगेटिव मीनिंग इशू होने लग जाता है। जैसे कंप्लीट मतलब पूरा, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। यहाँ पे देखिए कहता है द रूम वाज इनकम्प्लीट डिसऑर्डर आफ्टर द पार्टी, मतलब रूम जो था पूरी तरह से अव्यवस्थित था पार्टी के बाद, पार्टी होने के बाद रूम पूरी तरह से क्या था, अव्यवस्थित था। चलिए 10वां भी खत्म हो गया आपका डिसऑर्डर। अगला देखिए मिक्सअप मतलब होता है गड़बड़ या भ्रमित करना। मिक्सअप मतलब क्या होता है, गड़बड़ या भ्रमित करना, ये तो आपको पहले से ही पता है। अच्छा एक और बात, जब इसका मिक्सअप मेरा अभी क्या है, वर्ब बना हुआ, फ्रेजल वर्ब बना हुआ है, राइट। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि जब एक आप पढ़े होंगे नाउन में कि ये नाउन आता है, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नाउन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, जैसे कंपाउंड नाउन, ठीक है ना। यानी कंपाउंड नाउन जो आता है, कंपाउंड नाउन का जो पुल्डल बनता है ना, वो अगर मान लीजिए जैसे लुक्कर है, LOOKER लुक्कर, ON ऑन है, लुक्कर ऑन। इसका पुल्डल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ड में एस जोड़ के हम इसका पुल्डल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मिक्सअप है, ये मेरा कंपाउंड नाउन, अगर इसका नाउन बनता तो ये मेरा कंपाउंड नाउन होता मिक्सअप। अगर इसका पुल्डल बनाना रहता तो फिर इसका क्या करते हैं, UPS अप्स, मिक्सअप्स। इसका पुल्डल क्या बनता है, मिक्सअप बनता है। बट यहाँ पे क्या है कि एज ए वर्ब की तरह यूज किया गया, सो यहाँ पे मिक्सअप। अगर किसी कोई कंपाउंड नाउन मतलब वर्ब से अंत हो रहा हो तो उसका पुल्डल बनाने के लिए उसके मेन वर्ड जो होगा ना, वो उसका वर्ब लास्ट वाला वर्ड जो होगा अप मतलब ऊपर, इसमें हम लोग ऐसे लगा के इसका पुल्डल बना सकते थे। जैसे इसका पुल्डल क्या बनता है, मिक्स अप्स, ये हो जाता है इसका पुल्डल। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए कि मिक्सअप मतलब क्या है, गड़बड़ या भ्रमित करना, दो लोग या चीजों को गलती से एक दूसरे के रूप में पहचानना। मिक्स मतलब मिलाना, अप मतलब ऊपर। टू फेल टू रिकॉग्नाइज टू पीपल और थिंग्स करेक्टली बाय थिंकिंग वन इज द अदर। कहता है टू फेल टू रिकॉग्नाइज मतलब होता है जान पहचान करना। टू पीपल और थिंग्स करेक्टली बाय थिंकिंग वन इज द अदर, मतलब कि एक दूसरे लोगों को क्या करना, पहचानना। जैसे पीपल ऑफन मिक्स अप्स बिकॉज वी लुक सो सिमिलर, मतलब लोग जो हैं प्राय कंफ्यूज कर जाते हैं, जब मतलब एक समान जब लोग रहता है तो प्राय कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए पीपल ऑफन मिक्सअप्स बिकॉज वी लुक सो सिमिलर। लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि हम लोग एक जैसे दिखते हैं। तो ये आपका हो गया मिक्सअप वर्ड मीनिंग फिनिश। मिक्सअप आप टाइप कर दीजिए। अगला देखिए कंफ्यूजन की बात करते हैं तो कंफ्यूजन होता है भ्रम या उलझन में उलझाए रखना, एक ऐसी स्थिति जहां लोग नहीं समझते हैं कि क्या हो रहा है या उन्हें क्या करना है। कंफ्यूजन पहले भी वर्ड मीनिंग आ चुकी है, कंफ्यूजन कौन मतलब साथ, और फ्यूजन मतलब मिलाना या मिश्रित करना। सिचुएशन इन विच
पीपुल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट टू डू। कहता है एक ऐसा सिचुएशन जहां लोग नहीं समझ पा रहा हो कि आखिर हो क्या रहा है और होगा क्या। देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन ओवर हु इज गिविंग द टॉक। ऐसा लगता है कि बात करने वाले व्यक्ति को लेकर कुछ भ्रम है। अगला बात करते हैं अगला वर्ड मीनिंग की। जैसे देखिए अगला आपका होगा डेफर, DEFER। डेफर मतलब होता है स्थगित करना, वर्ब है। किसी चीज को बाद के समय तक के लिए विलंबित करना, मतलब किसी चीज को रोके रखना कुछ देर के लिए। अब जैसे इंग्लिश मीनिंग टू डिले समथिंग, डिले मतलब भी देर करना, टू डिले समथिंग अनटिल ए लेटर टाइम। कुछ लेटर मतलब बाद और टाइम मतलब समय। कहता है कुछ देर तक क्या करना, रोके रखना, स्थगित करना, टालना, कुछ समय के लिए टालना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफर। यानी द बैंक एग्रीड टू डेफर रीपेमेंट्स ऑन माई लोन। बैंक ने मेरे ऋण के पूर्ण भुगतान को स्थगित करने पर सहमति दी। अगला देखिए पोस्टपोन मतलब भी होता है स्थगित करना, इसका सिनोनिम्स है स्थगित करना, आगे बढ़ना, किसी घटना को किसी बाद की तारीख या समय पर करने का निर्णय लेना। पोस्ट मतलब बाद में, पोन मतलब रखना। पोस्ट मतलब बाद और पोन मतलब रखना। पोस्टपोन वर्ब है। टू डिले एन इवेंट मतलब कोई मतलब वैसा घटना टाइप का। तो कहता है टू डिले एन इवेंट एंड प्लान, कोई योजना, और डिसाइड इट शुड हैपन लेटर, मतलब किसी प्लान को या किसी इवेंट को कुछ देर के लिए रोकना, और इट शुड हैपन लेटर ताकि वो बाद में हो सके। जैसे दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन देयर हॉलीडे अंटिल नेक्स्ट ईयर, उन्होंने अपनी छुट्टी अगले साल तक स्थगित करने का फैसला किया। तो पोस्टपोन भी आपका खत्म हो गया, डेफर भी आपका खत्म हो गया। डेफर बोले तो स्थगित करना और पोस्टपोन बोले तो स्थगित करना या आगे बढ़ाना। बात आती है डिले मतलब भी होता है क्या करना, विलंब करना। डिले मतलब क्या होता है, विलंब करना। डिले मतलब हो जाता है आपका विलंब करना। देखिए जैसे यहाँ पे विलंब करना, देरी करना, किसी चीज को मूल रूप से योजनाबद्ध समय से बाद में होना। डी मतलब पहले भी बोल चुके आपको, अगर किसी वर्ड में प्रीफिक्स अगर डी जुड़ जाए तो डी या डिस जुड़ जाए तो वो वर्ड मीनिंग नेगेटिव शो करने लग जाता है। तो डी मतलब ये, और ले मतलब आपको पता होना चाहिए। ले मतलब क्या होता है, परे रहना किसी जगह पे। तो डी मतलब दूर और ले मतलब रखना, कोई जगह परे रहना। तो टू मेक समथिंग हैपन लेटर देन ओरिजिनली प्लान्ड, कहता है टू मेक समथिंग हैपन, कुछ चीज को मतलब बनाना, हैपन करना, लेटर देन ओरिजिनली प्लान, जो ओरिजिनली रूप से प्लान किया गया है उसको कुछ देर के लिए टाल देना, जिसको हम लोग कहते हैं डिले। जैसे माय प्लान वाज डिलेड बाय एन आवर, मेरी उड़ान। अब यहाँ पे पी देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना भाई लोग कि PLAN प्लान मतलब होता है योजना। PLAIN प्लेन मतलब होता है समतल, ठीक ना, या प्लेन कहते हैं ना, प्लेन है। और PLANE प्लेन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उड़ान, यानी हवाई जहाज जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, PLANE प्लान है। तो माई प्लेन वॉज डिलेड एन आवर, मेरी उड़ान 1 घंटे देर से हुई, डिले हो गया ये आपका। अगला देखिए इरेनुअस मतलब क्या होता है, इरोनुअस मतलब गलत, ऐसे भी ईरर से बना, ERR ईरर। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एक बात ध्यान रख लीजिए, जिस किसी भी वर्ड में OUS लगा हुआ मिल जाए तो वो हो जाता है एडजेक्टिव। वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई। इरेनुअस मतलब देखिए यहाँ पे ईरर से इरेनुअस बना, एडजेक्टिव गलत या त्रुटिपूर्ण, गलत या झूठा। ईरर मतलब त्रुटि और ओनुअस मतलब क्या होता है, दोषपूर्ण। इंग्लिश में जो है रोंग और फॉल्स। ही हेल्ड एन इरोनुअस बिलीफ अबाउट द इवेंट, उसने घटना के बारे में एक गलत धारणा बनाई। अगला देखिए फॉल्स मतलब भी झूठा या नकली, जो वास्तविक नहीं है लेकिन वास्तविक जैसा दिखता हो। फॉल्स मतलब नकली। नॉट रियल बट मेड टू लुक और सीम रियल, कहता है नॉट रियल वास्तव में वास्तविक नहीं है, बट मेड टू लुक और सीम रियल, ऐसा लगता हो जैसे कि बहुत ज्यादा रियल हो। जैसे सी वर फॉल्स आई लैसेज फॉर द फोटोशूट, उसने फोटोशूट के लिए नकली फलके बनाई थी। फॉल्स हो गया आपका। इनवैलिड मतलब जानते हैं असामान्य या अस्वीकृत। इनवैलिड मतलब क्या होता है, असामान्य या अस्वीकृत। तो इनवैलिड असामान्य अस्वीकृत एक दस्तावेज, टिकट या कानून जो कानूनी आप आधिकारिक रूप से क्या हो, स्वीकार नहीं किया हुआ, इनवैलिड। जैसे इन पहले भी बोल चुके हैं, इन अगर किसी वर्ड में लग जाता है तो वो नेगेटिव मीनिंग शो करने लग जाता है, मतलब अधूरा टाइप का। अब देखिए इन मतलब नहीं और वैलिड मतलब मान्य। वैलिड मतलब तो आपको पता है VALID वैलिड, जिससे बना है वैलिडिटी ना, बना हुआ है ना। तो ये हो गया इनवैलिड। तो ए डॉक्यूमेंट और लॉ, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज और लॉ मतलब कानून, कहता है ए डॉक्यूमेंट और लॉ दैट इज नॉट लीगली एक्सेप्टेड, लीगल बोले तो कानूनी तौर से, दैट इज नॉट लीगली एक्सेप्टेड जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हो। अब योर ड्राइविंग लाइसेंस इज इनवैलिड इन दिस कंट्री, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है इनवैलिड है
इन दिस कंट्री में, इस कंट्री में। अब आपको यहाँ पे देखिए योर जो है ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे योर मेरा क्या आ रहा है, योर ड्राइविंग, योर के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन है, और ये पे मेरा देखिए लाइसेंस यहाँ पे सिंगुलर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा सिंगुलर वर्ब इज लगा। अगला देखिए इनवैलिड हो गया। अब रोंग, रोंग मतलब गलत, गलत, जो सही नहीं हो, जो सही नहीं हो वो मेरा क्या कहलाता है, रोंग। अब यहाँ पे देख लीजिए गलत जो सही नहीं हो, डब्लू मार्ग, और डब्लू रोंग मतलब गलत है, नॉट करेक्ट। 3 ऑफ योर आंसर वर रॉन्ग, कहता है आपके 3 उत्तर गलत थे। अगला देखिए इनएक्यूरेट। अब पहले भी बता चुके हैं इन मतलब नेगेटिव मीनिंग से होने लग जाता है, एक्यूरेट में इन लगा दीजिए। एक्यूरेट मतलब क्या याद किए थे, सटीक या पूर्ण। एक्यू मतलब होता है पूरी तरह से। अब इसकी अगर मतलब ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो इन मतलब निगेटिव मीनिंग ले लिया, एक्यू मतलब ले लिया क्या, सटीक, और RAT रेट मतलब क्या ले लिया, दर। मतलब कोई ऐसा चीज जो चीज मतलब एक्यूरेट, यानी कोई ऐसा चीज जो सही रेट पे नहीं मिल रहा हो, गलत रेट पे मिल रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनएक्यूरेट, राइट। इन मतलब नहीं, एक्यूरेट मतलब सटीक। नॉट कंप्लीटली करेक्ट और एग्जैक्ट। देयर कॉस्ट एस्टिमेट वाज वाइल्डली इनएक्यूरेट, कहता है उनके लागत का अनुमान बेहद असटीक था, इनएक्यूरेट हो गया। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। अब देखिए फ्रेजल वर्ब अबाइड बाय। अबाइड बाय मतलब क्या होता है, दृढ़ता से पालन करना, यानी नियम शर्तों या निर्णय का सम्मान करना या उनका पालन करना। अबाइड मतलब रहना, अबाइड मतलब रहना, बाय मतलब के द्वारा। अबाइड बाय मतलब पालन करना या नियम शर्तों या निर्णय का सम्मान करना। टू एक्सेप्ट एंड फॉलो ए डिसीजन, रूल और लॉ, कहता है स्वीकार करना, फॉलो एक निर्णय को या रूल को या एक नियम को। यू मस्ट अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपको अनुबंध की शर्तों का पालन करना होगा। अबाइड बाय मतलब दृढ़ता से पालन करना या सख्ती से पालन करना या पालन करना। अबाइड मतलब क्या होता है, रहना, और बाय मतलब के द्वारा। अबाइड बाय दृढ़ता से पालन करना या सख्ती से पालन करना। बात करते हैं दूसरी वर्ड मीनिंग, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब होता है जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना किसी चीज के कारण या उसकी व्याख्या करना। अकाउंट मतलब हिसाब और फॉर मतलब के लिए। अब मान लीजिए कि अब अकाउंट फॉर, अकाउंट मतलब हिसाब और फॉर मतलब के लिए हो गया, तो टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई समथिंग या टू टेक इनटू कंसीडर। टू टेक इनटू कंसीडरेशन मतलब होता है ध्यान में लाना, टेक इनटू कंसीडरेशन मतलब क्या होता है, ध्यान में लाना। तो अब यहाँ पे कहता है टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई मतलब एक्सप्लेन कीजिए और जस्टिफाई कीजिए समथिंग, किसी चीज को, टू या फिर टू टेक इनटू कंसीडरेशन या किसी बात को ध्यान में लाइए। टेक इनटू कंसीडरेशन एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। टू टेक इनटू कंसीडरेशन हमेशा होता है, और ये होता है कि किसी चीज को, किसी बात को ध्यान में लाना। अकाउंट फॉर जिम्मेदार होना। अबाइड बाय मतलब दृढ़ता से पालन करना, अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदार होना। ओके, अब बात करते हैं एडअप। एडअप मतलब क्या होता है, जोड़ना। एड मतलब देखो, एड मतलब होता है जोर, ऐसे भी एड वर्ल्ड एड मतलब क्या होता है, जोर। और अप मतलब क्या होता है, ऊपर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कि एड अप यानी संख्याओं को जोड़ना या समझना। एड अप ऊपर में जाके ऐड कर दो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि गांव घर में देखते होंगे कि कोई बस वाला, कोई बस जा रहा हो और मुंडन में वो बस जा रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि जगह नहीं रहता, और जगह नहीं रहता जिसके कारण क्या करता है, सब लोग को ऐड करते रहता है। मतलब जो भी जाने वाला रहता है मुंडन में, तो वो क्या करता है, ऐड करते रहता है, बस ड्राइवर हो या फिर जो भी हो। और ऐड कहाँ पे करता है, अप में जाके करता है कि भाई आ जाओ, ऊपर में जाओ, जगह तो है ही, ऊपर में जाके बैठ जाओ। ऐसे भी बिहार में जो मतलब आई मीन ट्रैवल है, जितने भी ट्रैवल है, कितना भी बस में यात्री हो, उससे मतलब नहीं है, उसको ऐड करते जाएगा, ऐड करते जाएगा। और ऐड अप ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ऐड अप जो ऐड करे कहाँ पे, ऊपर में, उसको हम क्या कहते हैं, ऐड अप। जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना या समझना, संख्याओं को जोड़ना या समझना। ऐड मतलब जोड़ना, अप मतलब ऊपर। टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ समथिंग और टू मेक सेंस मतलब जोड़ना, कैलकुलेट करना, द टोटल ऑफ समथिंग टोटल में से, टू मेक सेंस जिसे द फिगर्स जस्ट डोंट ऐड अप आंकड़े बस नहीं मिलते। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए एडवाइस अगेंस्ट। एडवाइस मतलब सलाह, अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध, किसी चीज के खिलाफ सलाह देना। एडवाइस मतलब सलाह देना, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। आप जानते भी पहले से। टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग मतलब सलाह देना नहीं, मतलब सलाह किसी को नहीं देना है, क्योंकि आप स्वाभाविक है किसी को अगर सलाह देता ना, बिन मांगे सलाह दीजिएगा तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, बिना मांगे किसी को सलाह देना भी नहीं चाहिए। तो आप ये एडवाइस अगेंस्ट, जैसे इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग। आई एडवाइस अगेंस्ट टेकिंग दैट रूट एट नाइट मैं रात में उस रास्ते पर जाने की सलाह नहीं दूंगा। ये हो गया एडवाइस अगेंस्ट। अगला बात करते हैं, लास्ट है फ्रेजल वर्ब एग्री विथ। एग्री विथ मतलब होता है सहमत होना। एग्री देखिए, एक थोड़ा सा एग्री वाला याद कर लीजिए, AGR एग्री मतलब होता है सहमत होना। एक सिर्फ और सिर्फ वर्ब बनता है। अगर किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो आप एग्री के साथ विथ लगाइए। अगर किसी मतलब एग्री विथ हो गया, उसके बाद
अगर किसी प्रपोजल से सहमत होते हैं तो एग्री वहां पे क्या लग जाता है, एग्री टू। हाँ, किसी अगर प्रपोजल से सहमत हो रहे हैं तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगाइए, और किसी व्यक्ति से सहमत हो रहे हैं तो उसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगाइए, विथ लगाइए। ठीक, तो ये आपका एग्री विथ हो गया। बात करते हैं अगला। देखिए एग्री विथ। अब थोड़ा सा जितने भी अभी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा है उस सब का हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए, एक्यूरेट मतलब क्या था, सर सटीक। प्रीसाइज मतलब क्या था, सर सटीक। एक्यूरेट मतलब था क्या, सटीक। प्रीसाइज मतलब सटीक। करेक्ट मतलब सही। एग्जैक्ट मतलब सटीक। बैफल मतलब क्या होता है, कंफ्यूज करना। पजल मतलब भी होता है कंफ्यूज करना, और कंफ्यूज मतलब भी होता है क्या, उलझन में डाल देना। परप्लेक्स मतलब क्या था भाई, परप्लेक्स मतलब भी कंफ्यूज करना। क्या उस मतलब क्या था, अराजकता या अव्यवस्थित। डिसऑर्डर मतलब क्या था, अव्यवस्थित। मिक्सअप मतलब क्या था, मिला देना। जब कोई चीज मिला दिया जाता है तो हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कंफ्यूजन मतलब भी ऑलरेडी कंफ्यूजन में रहना। अच्छा, डेफर मतलब क्या था, डेफर मतलब क्या था, डेफर मतलब टालना, कुछ देर के लिए टालना। पोस्टपोन मतलब क्या करना, स्थगित करना। और डिले मतलब क्या था भाई, आप बताइए, डिले मतलब क्या था, देरी करना, कोई चीज देर करना। एरेनुअस मतलब क्या था, त्रुटि। और फॉल्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, झूठा। इनवैलिड मतलब क्या होता है, वही झूठा टाइप का, और आई मीन त्रुटि टाइप का। इनवैलिड मतलब जो वैलिड नहीं हो, जो वास्तविक नहीं हो। रॉन्ग मतलब गलत, या इनएक्यूरेट मतलब जो सही नहीं हो। इन मतलब निगेटिव मीनिंग देता है, और एक्यूरेट मतलब जो एग्जैक्ट होता है। ये आपका पूरा वर्ड मीनिंग एक स्लाइड में रिवीजन हो गया। आप आपका देख लीजिए, फ्रेजल वर्ब को थोड़ा सा देख लीजिए। अबाइड बाय मतलब दृढ़ता से पालन करना। अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदारी ठहराना। एडप मतलब क्या होता है, जोड़ना। एडवाइस अगेंस्ट मतलब क्या होता है भाई, किसी के कोई सलाह ना मांगे तो उसको सलाह देना भी नहीं चाहिए। अगर सलाह देते तो वो आपके विरुद्ध हो जाएगा, यानी बिना मांगे सलाह नहीं देना। एग्री विथ मतलब क्या होता है, सहमत होना। और एग्री टू बोले थे, एग्री टू बोले तो किसी प्रपोजल से सहमत होना। राइट, अब आपका काम है एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, एंग्री के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगता है और किस सेंस में लगता है, ये आपका काम है। कमेंट करना, कमेंट करके बताइए कि कल हम इसका बताए थे एंग्री के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा और किस सेंस में लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आइडम्स एंड फ्रेजेस की। आइडम्स एंड फ्रेजेस आपका सिनोनिम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गया। अब आइडम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। तो आइडम्स एंड फ्रेजेस में हो जाएगा आपका टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर हो जाएगा टू नॉट फील वेल, या टू फील सिक, बीमार होना, या और अनहेल्दी होना। टू बी इन लॉ या स्पिरिट्स, ही इज फीलिंग अंडर द वेदर टूडे, कहता हुआ आज जो है अंडर द वेदर फील कर रहा है, बीमार महसूस कर रहा है। अब देखिए, टू बी अंडर द वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम, अंदर मतलब होता है ठंडा। अंदर मतलब आई मीन मतलब में, किसी चीज में। टू बी अंडर द वेदर, अब मान लीजिए आप अंदर द वेदर कब रहते हैं, जब बहुत आप ठंडी के समय चल रहा है और आपको तबीयत खराब हो गई, तो आप क्या रजाई में परे परे से रहते हैं, यानी अंदर द वेदर रहते हैं, मौसम में घरों में रहते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, टू नॉट फील वेल, हाँ आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। टू फील क्या करना, टू फील सिक, आप बीमार महसूस कर रहे हैं और अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं, या टू बी इन अ लॉ स्पिरिट्स महसूस कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या आता है, टू बी अंडर द वेदर। राइट, अगला देखिए, टू स्मेल ए रैट, दाल में काला होना। अच्छा, टू स्मेल ए रैट, कब चूहा कब महकता है, चूहा कब महकता है। देखिए इसका हिंदी रैट मतलब होता है आई मीन चूहा, स्मेल मतलब महकना या फिर सूंघना भी कह सकते हैं, टू स्मेल अ रैट। तो सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग या हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट, दाल में काला होना। आई थिंक ही इज लाइंग, आई स्मेल अ रैट। आई थिंक ही इज लाइंग, मुझे लगता है, आई थिंक मतलब होता है मुझे लगता, मुझे लगना, मुझे लगता है कि वह जो है ना झूठा है। आई स्मेल अ रैट, मुझे संदेह लग रहा है, दाल में कुछ काला है, ऐसे करके आप लोग जो बोलते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है, मून मतलब चांद, ब्लू मतलब आई मीन ब्लू जानते करते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, एक बार ब्लू मून होना, एक बार क्या होना कि चांद जो है ब्लू हो गया। तो रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभार। सी गोज टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, कहता है वह जो है ना सिनेमा जाती है साल में एक बार, मतलब कभी कभार आई मीन जाना। वंस इन अ ब्लू मून होता है कि अगर मान लीजिए साल में एक बार कोई चांद जो है ब्लू हो रहा हो, तो वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। अगला देखिए, हार्ड नट टू, ए हार्ड नट टू क्रैक। ये हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है कि अब कोई नट है, मान लीजिए नट बोल्ट जो होता है ना, कोई नट है वो हार्ड हो जाता है क्रैक करने में, तोड़ने में, तो लोहे के चने चबाना, उस नट को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, लोहे के चने चबाना पड़ता है। इन अच्छा, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीदार, लचीलादार। इनफ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीलादार, जो मतलब कठोर टाइप का। तो एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस, एक ऐसा पर्सन जो कन्विंस करने के लिए, जिससे कन्विंस नहीं किया जाए, जो बहुत ही मतलब किसी को बरगलाया ना जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफ्लेक्सिबल पर्सन। जिसे कन्विंसिंग हिम टू चेंज हिज माइंड इज अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब
उसको उसके माइंड को कन्वेंस करना, उसको माइंड को बदलना भाई जो है ना लोहे के चने चबाने के बराबर है। ये हो गया आपका। ए रेड लेटर डे मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। एन इंपॉर्टेंट डे या ए डे दैट इज प्लीजेंटली नॉट वर्दी और मेमोरेबल, महत्वपूर्ण दिन। हर वेडिंग डे वाज अ रेड लेटर डे ऑफ हर, ये हो गया आपका महत्वपूर्ण दिन। अगला देखिए 6 नंबर, बीट अराउंड द बुश मतलब अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बातें करना भाई, घुमा फिरा कर बातें करना। बीट मतलब पीटना, अराउंड इधर उधर की बातें, द बुश मतलब इधर उधर की बातें, झाड़ी उड़ी, बुश मतलब बी ऐसे मतलब झाड़ी, तो झाड़ी वाली इधर उधर की बातें करना मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक मतलब मेन टॉपिक को अवॉइड करना। और स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर मतलब इस तरह से बातें करना कि जैसे मान लो कि वो घुमा फिरा कर बातें कर रहा हो। जैसे स्टॉप बीइंग अराउंड द बुश एंड गेट टू द पॉइंट मतलब इधर उधर की घुमाकर बातें करना बंद करो और सीधे पॉइंट पे आओ, इसका हिंदी ये निकल गया। अगला देखिए बाय लीप्स एंड बाउंस, बाय लीप्स एंड बाउंस मतलब होता है कि वेरी क्विकली, रैपिडली एंड स्विफ्टली, दिन दुगुनी रात चौगुनी। बाय लीप्स तेजी से, बाउंस मतलब तेजी से। बाय लीप्स एंड बाउंस वेरी क्विकली, दिन दुगुनी रात चौगुनी। जैसे एग्जांपल हो जाएगा द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंस, प्रोजेक्ट जो है ना दिन दुगुनी रात चौगुनी से एकदम पूरी तरह से तैयार हो रही है। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है कि म्यूजिक का आप सामना कर रहे हैं, राइट, म्यूजिक आपके सामने बजा रहा है और आप उसकी मतलब सुन सुन कर म्यूजिक तंग हो गए, तो गेट रेप्रिमेंडेड या बी पनिश्ड या टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज या एक्सेप्ट द ब्लेम, किए का परिणाम भुगतना। इट्स टाइम टू फेस द म्यूजिक फॉर योर मिस्टेक्स, कहते हैं ना कि ये आपकी गलती के कारण आपका किए का परिणाम भुगत रहे हैं, या आपकी गलती के कारण आप अपने किए का परिणाम भुगत रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं फेस द म्यूजिक, गेट रेप्रिमेंडेड। अगला ये गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है क्या कि ऐसा कोई लोग जिसको बोलने में आप मतलब समझ लो कि बोलने में उसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली या टॉक्स वेल एंड प्रीसॉसिबली, कहता है जिह्वा पर सरस्वती का आवास मतलब कि किसी भी तरह से ना एक आध पर्सन ऐसा होता है जो आपको बोल बोल कर ना, मीठी बोल बोल कर वो आपके माइंड को घुमा देगा। कहने का ये मतलब हो गया, उसको हम लोग कहते हैं स्वीट पॉइजन, मतलब कि कितना भी गुस्सा उठा क्यों ना रहे वो आपसे मीठी ही बात करेगा। दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैब। जैसे ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब एंड कैन चार्म एनीवन, किसी को वो खुश कर सकता है, उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है। अगला देखिए स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, बीन मतलब होता है क्या, आपको पता होगा कि आई मीन सीम टाइप का। स्पिल मतलब हटाना, कहता है स्पिल द बीन्स, सीम का क्या कीजिए, सीम खाने वाला सब्जी, उसको क्या कीजिए स्पिल कर दीजिए मतलब खोल दीजिए। तो टू लीक द सेक्रेट यानी सेक्रेट को मतलब बाहर करना, रेवेल करना, प्रकट करना। गिव अवे अ सेक्रेट, अनजाने में भेद खोल देना, ये हो जाएगा। आई एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मैं अचानक क्या कर दिया, स्पिल द बीन्स कर दिया अबाउट द सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी को मैंने एक्सीडेंटली रूप से रेवेल कर दिया, प्रकट कर दिया। अगला बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पहले एक बार हम लोग इसको गो थ्रू कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। जैसे टू बी अंडर द वेदर क्या हो जाएगा, टू फील, टू नॉट फील वेल मतलब बीमार होना। टू स्मेल अ रैट सस्पेक्टेड होना, सस्पेक्टेड ट्रिक और डिसीट। वंस इन अ ब्लू मून क्या हो जाएगा, रेयरली एंड फ्रीक्वेंटली कभी कभार। ए हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा, ए हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा क्या, एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू इन ए कन्वीनियंस मतलब आई मीन कन्वीनियंस। इन लोहे की चने चबाना। ए रिलेटेड डे क्या हो जाएगा, एन इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा। बीट अराउंड द बुश क्या हो जाएगा, इधर उधर की बातें करना। बाय लिप्स एंड बाउंस क्या हो जाएगा, दिन दुगुनी रात चौगुनी, वेरी क्विकली एंड रैपिडली। फेस द म्यूजिक क्या हो जाएगा, गेट रेप्रिमेंडेड। गिफ्ट ऑफ द क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंट। स्पिल द बीन्स क्या हो जाएगा, टू रेवेल सेक्रेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका मतलब रामबाण मतलब एक ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज, हर समस्या का समाधान होना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पैनेसिया, रामबाण इलाज। द डॉक्टर रिकमेंडेड पैनेसिया फॉर ऑल हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स, डॉक्टर ने रामबाण इलाज बता दिया हर एक प्रॉब्लम, हर एक स्वास्थ्य वाली प्रॉब्लम को लेकर। अगला देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बिलोंगिंग टू द सेम टाइम मतलब एक समय से बिलोंग करना, या ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर क्या हो जाएगा, कॉन्टेम्पोररी यानी समकालीन। द आर्टिस्ट इज नोन फॉर हर कॉन्टेम्पोररी स्टाइल, आर्टिस्ट को जाना जाता है समकालीन स्टाइल में रहते हुए। जैसे बिलोंगिंग टू द सेम टाइम मतलब एक ही समय जो बिलोंग करता हो, या ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सेम साल में रहता हो किसी अदर व्यक्ति के साथ, दैट इज कॉल्ड वो जो व्यक्ति हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा, समकालीन होगा यानी कॉन्टेम्पोररी होगा। जैसे कि महात्मा गांधी समकालीन थे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं मतलब एक समय में रहने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड समकालीन।
समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय तक यूज ना हो, ऑब्सोलेट कहलाता है, अप्रचलित। जैसे कि मैनी टेक्नोलॉजी हैव बिकम ऑब्सोलेट ड्यू टू रैपिड एडवांसमेंट्स। कहता है कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय तक यूज ना होता हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेट, यानी अप्रचलित। जैसे मैनी टेक्नोलॉजी, आजकल अब जो है ना कई टेक्नोलॉजी हैव बिकम ऑब्सोलेट ड्यू टू रैपिड एडवांसमेंट्स। कहता है अब जो है ना पहले वाले बहुत सारी से टेक्नोलॉजी है जो अब यूज नहीं होते हैं, कारण है कि नया नया जो खोज हो रहा है इस वजह से। अगला देखिए 4 नंबर, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। मतलब कि कहता है एक ऐसा टॉम्बस्टोन, मतलब जब कोई मर जाता है तो उसके जैसे मुस्लिम वगैरह में होता है ना, मुस्लिम लोग में या फिर सिख ईसाई में जब कोई मर जाता है तो उसका जाता है टॉम्ब, मतलब आई मीन दफन कर दिया जाता है, उसके ऊपर पत्थर से टॉम्ब बना दिया जाता है और उस पर कुछ लिख दिया जाता है, आई मीन कुछ लिखता होगा, समाधि लेख, दैट इज कॉल्ड इपिताफ। उसी तरह कहता है कि वही यहाँ पे बात कर रहा है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन, एक ऐसा लिखी हुई कोई चीज इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन, उसमें उस व्यक्ति जो मर गया व्यक्ति, उस व्यक्ति के याद में कुछ चीज लिखी जो जाती है, वह जो मर गया है, इपिताफ, दैट इज कॉल्ड इपिताफ, समाधि लेख उसको हम लोग कहते हैं। जैसे द एपिटाफ ऑन द ग्रेवस्टोन वाज ब्यूटीफुली रिटन, कहता है कि समाधि लेख जो लिखा गया था, ग्रेवस्टोन जो दफन कर दिया गया है, दफन किए गए पत्थर पे जो समाधि लेख लिखा गया वो बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन लिखा गया, बहुत ही अच्छा लिखा गया। अगला देखिए 5वां नंबर, समथिंग दैट कैन नॉट बी इन एविटेबल या अवॉइडेड, या समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, मतलब निश्चित, मतलब होना तय है, निश्चित होना तय है, या कोई चीज ऐसा जिसको बदला नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड अटल। एडजेक्टिव है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जैसे ये मेरा हो जाएगा इनविटेबल, एडजेक्टिव है। और एक बात और जान लीजिए, ओ यू एस लगा हुआ कहीं मिल जाए तो एडजेक्टिव है, आई बी एल ई अगर लगा हुआ मिल जाए तो वो मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मेरा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, राइट। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी इनएविटेबल अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन हो जाएगा अटल। डेथ इज एन इनविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु जो है ना जीवन का अटल हिस्सा है, इसको कभी टाला नहीं जा सकता है। बात करते हैं 6, ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति हु कैन इंड्योर, जो सहन कर सकता हो, सह सकता हो पेन, दर्द को, और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स, या मतलब कोई चीज कठिनाई को वह सह सकता हो, महसूस कर सकता हो, फील कर सकता हो, सहन कर सकता हो, विदाउट हिज फीलिंग, अपनी फीलिंग को बगैर अपने फीलिंग को दिखाए हुए या बगैर किसी को कंप्लेन करते हुए वो अपनी हर समस्याओं को सहन कर सकता हो, दैट इज कॉल्ड स्टोइक। यानी स्टोइक मतलब होता है सहनशील व्यक्ति। जैसे ही रिमाइंडेड स्टोइक इवेंट ड्यूरिंग द टफेस्ट चैलेंजेज, उसे याद किया जाता है स्टोइक इवेंट, मतलब कि सहनशील व्यक्ति के रूप में जब उनके पास टफेस्ट चैलेंज था, इस वजह से। अगला देखिए, एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट एंड हैंड इक्वली वेल। कहता एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, मतलब कि इक्वली वेल, दोनों तरीके से, मतलब कि आई मीन बामा हाथ का भी और दाहिना हाथ का भी यूज आसानी से जो लोग कर सकता हो। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो लिखता होगा दायां हाथ से, कोई ऐसा व्यक्ति होगा सिर्फ और सिर्फ लिखता होगा बायां हाथ से, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दायां और बायां दोनों हाथ से लिखता होगा। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति थे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने दोनों हाथ से लिखा करते थे। तो वो क्या थे भाई लोग, वो थे एम्बीडेक्स्ट्रुअस, यानी उभय हस्त, जो दोनों हाथ से कोई भी काम करने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहते हैं, उभय हस्त कहते हैं। जैसे एन एम्बीडेक्स्ट्रुअस पर्सन कैन राइट विद बोथ हैंड्स, मतलब कि एक उभय हस्त व्यक्ति जो दोनों हाथ से आसानी से लिख सकता हो। अगला देखिए 8वां नंबर, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहां पे पक्षी को रखा जाता हो, दैट इज कॉल्ड एवियरी, पक्षीशाला या चिड़िया घर। द एवियरी एट द जू हाउस मेनी एक्सोटिक बर्ड्स, कहता है पक्षीशाला मतलब एवियरी, द एवियरी एट द जू हाउस, मतलब कि कहता है कि जो जू हाउस में जो भी एवियरी है, पक्षीशाला है, वो मेनी तरह से एक्सोटिक बर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे से रहने वाले पक्षी। अगला देखिए, यहाँ पे हो जाएगा वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, कहता है कि जिसे कभी सही नहीं किया जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। अब पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जिस किसी भी वर्ड में इन लग जाता है, जिस किसी भी वर्ड में डी लग जाता है, डी, जिस किसी वर्ड में DIS लग जाता है, ये सारा चीज जो है निगेटिविटी को शो करता है, निगेटिव चीज को शो करता है। यहाँ पे देखिए, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा चीज जिसे कभी सही नहीं किया जा सकता हो। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, या जिसे फिर से रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं, यानी असंशोधनीय। द इनकॉरिजिबल स्टूडेंट कंटिन्यू टू मिसबिहेव डिस्पाइट वार्निंग्स, इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट होता है, इतना बात माइंड में रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट, यहाँ पे डिस्पाइट के बदले हम इन स्पाइट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते थे। तो अगला चलिए, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, दैट इज कॉल्ड ओमनिशिएंट, यानी सर्वज्ञानी, एडजेक्टिव है ओमनिशिएंट। इन द स्टोरी
कहानी में द ओमनिशिएंट नैरेटर नोज ऑल द कैरेक्टर्स थॉट्स, मतलब कि जो कथावाचक था वो सब चीज नोज ऑल द कैरेक्टर्स थॉट्स, हर थॉट्स के कैरेक्टर को जानता था। चलिए अब इसके टेस्ट की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स है। एक्यूरेट का क्या हो जाएगा भाई? एग्जैक्ट हो जाएगा, बी नंबर। अलग डेफर का क्या हो जाएगा? पोस्टपोन करना, ए नंबर हो जाएगा। बी बैफल मतलब होता है कंफ्यूजन डाल देना, तो परप्लेक्स हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इरेनमोस मतलब होता है क्या? इरर टाइप का, मतलब गलती टाइप का, तो फॉल्स हो जाएगा। अगला देखिए क्या होश मतलब क्या होता है? और अजगता, तो हो जाएगा डिसऑर्डर। हाँ, तो ये आपका था। तो एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स भी हो गया। अब एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइडियम्स की बात करते हैं हम लोग। तो आइडियम्स में चलिए, व्हाट डज द आइडम टू बी अंडर द वेदर? अंडर द वेदर मतलब क्या होता है कि टू फील हैप्पी एंड हेल्दी, या टू नॉट फील वेल, या टू वर्क इन अ डिफिकल्ट कंडीशन, या टू एक्सपीरियंस अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। क्या हो जाएगा? टू नॉट फील वेल, जो अच्छा महसूस नहीं करता हो, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन। अगला व्हाट डज द आइडम वंस इन अ ब्लू मून? वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है कि साल में एक बार होना, तो वेरी रेयरली, यानी बी नंबर हो जाएगा अगला। तीसरा बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज फेस द म्यूजिक? फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है कि कठिनाई का सामना करना, तो मतलब हो जाएगा क्या कि द एंजॉयड फेसिंग द म्यूजिक एट द पार्टी, पार्टी में एंजॉय म्यूजिक कर रहा था। ही ऑलवेज अवॉइड्स फेसिंग द म्यूजिक ड्यूरिंग मीटिंग्स, या ही डिसाइड टू फेस द म्यूजिक फॉर हिज मिस्टेक्स। यस, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका ये। अगला देखिए 4 में, व्हाट डज द आइटम गिफ्ट ऑफ द गैप? गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है कि किसी को बोलने में वो इलोक्वेंट महसूस होना, मतलब बोलने में काफी गिफ्ट ऑफ द गैप होता है, किसी को आसानी से मतलब ये कर लेना। ठीक, तो बीइंग इलोक्वेंट एंड परस्यूएसिव इन स्पीकिंग, मतलब ये हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, परस्यूएसिव इन स्पीकिंग। 4। 5वां आइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिल द बीन? बीन्स कहता है कि स्पिल्स द बीन मतलब रेबल सेक्रेट करना, याद किए थे हम लोग, तो रेबल सेक्रेट करना इसका हो जाएगा सी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक पूरे है, सॉरी एक और है स्लाइड आपका आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एमसीक्यू बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द टर्म फॉर अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज? कहता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज, मतलब कि हर समस्या का एक ही समाधान क्या होता है? पैनेसिया, मतलब रामबाण। व्हाट डज एम्बीडेक्स्ट्रुअस मीन मतलब क्या होता है? जो उभय हस्त, जिसको हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, उभय हस्त। अब क्या होगा? स्किलफुल इन राइटिंग, इक्वली स्किल्ड विद बोथ हैंड्स। यस, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलेट? ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक यूज ना हो, नो लॉन्गर इन यूज, सी नंबर। अगला देखिए 4था, what do we call an inscription on a tombstone in the memory of the deceased? उसे हम क्या कहते हैं? an inscription on a tombstone, जो मतलब I mean जो जब कोई मर जाता है तो उसके टॉम्बस्टोन पे लिखी हुई, उसकी यादों में लिखी हुई बातों को हम लोग क्या कहते हैं? इपिताफ कहते हैं। अगला देखिए, व्हाट डज स्टोइक रेफर टू? स्टोइक मतलब होता है स्थिर रहना, मतलब जो हर समस्या को सहते हुए फिर भी अपने चेहरे पे वैसा कोई चीज पेन शो ना करना, या फिर किसी से कंप्लेन ना करना, तो दैट इज कॉल्ड माय बी नंबर ऑप्शन होगा, समवन हु इंडोर्स पेन विदाउट कंप्लेन, जो सहन कर लेता हो बगैर शो करते हुए या फिर बगैर कंप्लेन करते हुए। चलिए, थैंक यू आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। आप सभी का मोस्ट वेलकम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने वीडियो को देखा है। तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए, अगर इस मतलब आई मीन इस जो भी जितना भी आज वोकैब हम लोग पढ़े हैं, इस वोकैब का हम लोग टेस्ट अगर आप लोग देना चाहते हैं तो टेस्ट अटेंड करते हैं रात 8 बजे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिसका नाम है इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित। और दूसरी बात है कि अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक और चैनल है, इंग्लिश बाय गोविंद पंडित नाम के एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर आप जाइए। दोनों लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए। अगर आप इस मतलब आज की क्लास से क्विज खेलना चाहते हैं तो आज जो रात 8 बजे डेली अपने इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित पे होता है, आप उस पे जाके आराम से टेस्ट दे सकते हैं। और इसकी बात रही पीडीएफ डाउनलोड करने की, तो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए, आज की पहला क्लास था वोकैब का, कैसा लगा बताइएगा आप कमेंट करके। और इसी तरह पढ़ते रहिए, हर चीज मतलब सारा वोकैब जो है हर एग्जाम के पर्पस को देखते हुए, हर एग्जाम को देखते हुए वो क्या आपको अच्छे से बनाया गया है। तो आप लोग सही से जुड़िए और पढ़िए मन लगा के। तब तक स्मार्ट गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, सी यू।